नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की जान गई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,06,000 पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 42,298 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब भी हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 39% पर पहुंच गया है। पूर्वोत्तर भारत में पिछले 2 दिनों से स्थितियां चिंताजनक बनी हुई है। वहीं कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों के क्वारंटीन सेंटर से फरार होने की घटना ने सरकारी तंत्र की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऊपर से भारतीय रेलवे 1 जून से 1,000 जोड़ी नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे को अब राज्यों से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्वोत्तर में हर दिन 8 से 10 ट्रेनें चलेंगी। सिर्फ असम में ही हर रोज 6 से 7,000 लोगों का आगमन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोरोना संक्रमितों की संख्या असम सहित पूर्वोत्तर में काफी बढ़ने वाली है। ऐसे में चुनौतियां बढ़ेगी। सरकार अकेले तो सब कुछ नहीं कर पाएगी, रास्ता तो निकालना होगा, पर कैसे? इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि, डॉक्टर कमल चक्रवर्ती जीएमसी आपातकालीन विभाग के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश कुमार बिहार से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगी डॉक्टर मैथिली हजारिका जो मनोरोग चिकित्सक है। और हम कोशिश करेंगे कि कोरोना को मात देने वाले गुवाहाटी के पहले मरीज मनीष तिब्रेवाल भी हमारे साथ जुड़े, हम कोशिश करेंगे। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 दिनों में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं और 24 घंटे में 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों का पाया जाना कहीं ना कहीं ये इशारा तो कर ही रहा है कि जून महीने में स्थिति भयानक होने वाली है। ऐसे में पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारें अपने वापस लौट रहे लोगों के लिए भी क्वारंटीन सेंटर को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अकेले के बलबूते पर इस पूरे व्यवस्था को संभालना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसके लिए समाज के हर स्तर के व्यक्ति को उनका सहयोग करना होगा। रवि जी क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी तक पूर्वोत्तर के लोग इसलिए थोड़ा सा निश्चिंत थे कि बाहर से लोगों का आना शुरू नहीं हुआ था, और जब आना शुरू हुआ है और जिस ढंग से संख्या बढ़ रही है, और जैसा कि आप बता रहे हैं अब कि 7-8 हज़ार लोग रोज़ आएंगे। अभी मैं न्यूज़ में भी देख रहा था, सिक्किम में भी, सिक्किम बहुत शांत था अभी तक, लेकिन वहाँ भी लगातार लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना, उनकी स्क्रीनिंग, उसके बाद उनको क्वारंटाइन करना, उसके लिए जगह, उस पर नज़र रखना, ये इतना बड़ा प्रेशर है। ये सिर्फ सरकार के बलबूते और हेल्थ विभाग के बलबूते पर नहीं होगा। इसमें इसीलिए मैं लगातार इन दिनों इस बात को दोहरा रहा हूँ कि असम में और पूर्वोत्तर में एक और आंदोलन की ज़रूरत है, और वह आंदोलन इस बार किसी मांग के लिए नहीं होगी। वह आंदोलन होगा कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को जीतने का। हर सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, राजनीतिक संगठन, अब सबको एकजुट होकर ये सारे लोग जो आ रहे हैं उनकी निगरानी करना, उन पर नज़र रखना, और अगर उनको लगता है कि कोई किसी में लक्षण दिख रहे हैं तो वह स्वास्थ्य विभाग को, 104 को, पुलिस विभाग को उसे सूचना देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसके संक्रमण का तेज़ी से ब्लास्ट होना, उसको रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर अपील करूंगा जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि कोरोना सिर्फ उस व्यक्ति का संकट नहीं है जो उससे संक्रमित है या जो लोग बाहर से आए हैं, ये हम सारे लोगों का संकट है। इसलिए अपने आसपास जो भी लोग होम क्वारंटाइन में हैं या नए लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, आपको पता चल रहा है कि ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं गया है, इसकी जांच नहीं हो गई है, तो इसकी सूचना देना जरूरी इसलिए है कि आपका परिवार और आपका इलाका सुरक्षित रहे। जी हाँ, बिल्कुल। और जहाँ तक बाहरी लोगों के लौटने से होने वाली समस्या है, उसको लेकर असम के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान भी दिया था, हम उसको जरूर दिखा लेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। আৰু
কৰ্ণাটকা চৰকাৰ দুইটাৰ অনুমতি লাগিছিল। আজিৰ পৰা তেওঁলোকে নতুন নিয়ম কৰিছে যে অসমত যদি ৰেল আহে অসম চৰকাৰৰ অনুমতি নালাগে, তেওঁলোকে নিজে সোমোৱাই দিব। সেইটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱাকালিলৈকে আমি 2খন ট্ৰেইন পাই আছিলোঁ, এতিয়া হয়তো ডেইলি 4-5খন ট্ৰেইন আমি পাম। গতিকে প্ৰত্যাহ্বানবিলাক দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এমাহলৈকে ট্ৰেইন আহি থাকিব, এমাহলৈকে প্ৰত্যাহ্বান থাকিব। তাৰ মাজতে বিমান সেৱাও কোনোবা এটা দিনত আৰম্ভ হ'ব। গতিকে বিমান সেৱাটো আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব। तो असम के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि अब रेलवे को अनुमति नहीं लेनी होगी। अगर कर्नाटक से असम में किसी को कोई ट्रेन आएगी तो असम सरकार से इसके लिए अनुमति नहीं लेनी होगी, या असम सरकार से बात भी नहीं की जाएगी। ये कर्नाटक सरकार और रेलवे प्रबंधन जो है इसकी व्यवस्था करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगले सप्ताह से हर रोज़ 8 से 10 हज़ार लोग सिर्फ असम आएंगे और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ ले तो 10 से 12 हज़ार की संख्या हो जाएगी। ऐसे में क्वारंटीन सेंटरों में जो लोग रह रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर की भी व्यवस्था जो उसको दुरुस्त करनी होगी। हमने कल भी चर्चा किया था और कल मणिपुर से भाजपा के प्रवक्ता ने ये सलाह भी दिया था कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को इसको एक साथ एक मंच के आके मिलकर लड़ना होगा इसके लिए, और जो भी जगह है उसको क्वारंटीन सेंटर बनाने में सभी को मदद करनी होगी। क्वारंटीन सेंटर की जहाँ तक बात आती है, जब क्वारंटीन किया जाता है लोगों को तो उनको एक विशेष व्यवस्था के जरिए रखा जाता है, लेकिन ये भी घटना सामने आई कि पॉजिटिव लोग भी अब क्वारंटीन सेंटर से फरार हो रहे हैं। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया है। मैं गुवाहाटी के सरुसजाई की बात कर रहा हूं। हमारे साथ डॉक्टर कमल चक्रवर्ती बने हुए हैं। ये पूरे कोविड-19 की लड़ाई में जीएमसीएच में जितने भी डॉक्टर, नर्स और मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें कमल चक्रवर्ती भी एक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कमल चक्रवर्ती, लोग क्वारंटीन सेंटर से फरार है, आखिर मानसिकता ऐसी क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्योंकि क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था है, कम से कम असम में तो अच्छी है। जी, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। अब एक एक आदमी क्यों फरार हो रहा है वो तो उनसे बात करके, उनसे ये तवज्जो हो के तभी तो हम लोग को मालूम होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, ये मैं डॉक्टर के हिसाब से नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग में बोल रहा हूँ, अकेले रहना इतना आसान बात नहीं है। और शायद वो लोग क्या हो रहा है कि वो लोग है पास में और भी पेशेंट है, लेकिन उनके घर का कोई नहीं है, तो वो भी, मैं ये डॉक्टर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग, तो अकेले रहना इतना आसान बात नहीं है। तो शायद वो लोग अपने फैमिली से, अपने परिवार से दूर हैं, अपने दोस्तों से दूर हैं, तो शायद यही सबसे प्रमुख वजह है जिसके कारण से ये लोग जा रहे हैं। और शायद कभी कभी एक्सेप्शनल रूल 1 या 2 शायद कुछ और कारण से है, किसी कोई स्पेशल, कोई इन लोगों का आदत है, कोई स्पेशल उन लोगों के कुछ खास दोस्त हैं, वो तो 1-2 तो आपका रहेगा, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। लेकिन मेन मुझे लग रहा है सबसे ज़रूरी बात है कि अकेले रहना, अपने दोस्तों से दूर रहना, अपने फैमिली से दूर रहना, ये काफ़ी एक कठिन बात है जो इमीडिएटली, क्योंकि ये हम लोग कोरोना इस बार पहली बार देख रहे हैं, और ऐसा सिचुएशन, दीज आर डेंजरस टाइम्स एज वेल एज दीज आर ग्रेट टाइम्स। डेंजरस है क्योंकि कब क्या होगा पता नहीं, और ग्रेट है क्योंकि अपना असली कैपेबिलिटी क्या है अभी नज़र आता है। तो ये सबके बस की बात नहीं है। जी हाँ, कम से कम असम और पूर्वोत्तर भारत में अभी तक जितने क्वारंटीन सेंटर है, अगर हम अरुणाचल को छोड़ दें वहाँ पे कुछ शिकायतें आई थी, बाकी जगह से ऐसी अब तक कोई शिकायतें नहीं आई है। और कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। लोग ऐसे जगहों पे क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं जिसको बाद में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी किया जाए। हाँ, हमारे साथ बिहार से राकेश कुमार जुड़े हुए हैं, पत्रकार। राकेश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप हमारे डॉक्टर कमल चक्रवर्ती को सुन रहे थे, पलायन की बात, और बिहार से भी ऐसी खबरें हैं कि काफ़ी लोग जो है वो क्वारंटीन सेंटर में, एक तो उनको जबरन लाना पड़ रहा है, उसके लिए मानसिक रूप से वो तैयार नहीं होते हैं, और अगर लाया भी जाता है तो वो भाग रहे हैं। और ये भी शिकायत है कि सरकार स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, इलाज, रोकथाम, गंभीरता, जागरूकता, सजगता जैसे अत्यावश्यक पड़ाव पर ढिलाई बरत रही है बिहार सरकार। क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर से भागने की बात है तो बिहार में भी विभिन्न जिलों से ऐसी शिकायतें लगातार आती रही हैं। पॉजिटिव केस के मामले में एक मामला मुजफ्फरपुर जिले में आया था, जहाँ पे केस पॉजिटिव आने के बाद एक शख्स क्वारंटाइन सेंटर से भाग निकला था। हालांकि प्रशासनिक अमलों ने सक्रियता दिखाते हुए इसे कुछ घंटों के बाद पकड़ लिया। क्वारंटाइन सेंटरों की
दशा कुल मिलाकर कहें तो शुरुआती दिनों पे की अपेक्षा धीरे-धीरे सुधर रही हैं। हालाँकि यह कहना वाजिब होगा कि इतनी संख्या में प्रवासी लौट रहे हैं, जिसको सँभालना सारे प्रशासनिक महकमे के लिए मुश्किल हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह यहाँ हरकान हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी के कारण आए दिन लगभग हर एक जिले में हंगामे और बवाल की सूचना मिल रही है। जी। राकेश, सूचना तो ये भी मिली है कि कई कई क्वारंटीन सेंटर में बार डांसर जो क्वारंटीन किए गए थे, इस तरह का डांस की भी उनके लिए व्यवस्था की गई। चरस गांजा भी पहुंचाया जा रहा है, इस पर छापे भी मारे गए, क्या कहेंगे? जी, एक मामला समस्तीपुर जिले में आया था जहाँ पे बार बालाओं के द्वारा वहाँ डांस का कार्यक्रम तय किया गया था। उस मामले में जानकारी जहाँ तक मुझे है वहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा स्थानीय मजदूरों को के आग्रह पर वैसा आयोजन किया गया था। जिसके बाद विभाग ये कार्रवाई करते हुए वहाँ के शिक्षक से स्पष्टीकरण माँगा गया है। देखा जा रहा है कि स्थानीय मुखियागण जिनकी भागीदारी बिहार सरकार ने केंद्रों के निरीक्षण एवं सहयोग में उन लोगों को दिया है, उनके स्तर से अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया। हालाँकि प्रशासन ने उतनी ही सख्ती दिखाते हुए तमाम लोगों से स्पष्टीकरण माँगा है। फिर भी कई केंद्रों पर लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही हैं और जिनको दुरुस्त किया जाने की ज़रूरत है। जी। जी राकेश, ये किसी से छिपी नहीं है, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर है, खासकर प्रवासी मजदूर है, बाहर जो रहते हैं, वे किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। इस बात पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम क्वारंटीन की बात करते हैं तो कितनी मुश्किल में वो दिल्ली, मुंबई और अलग जगह में दिन गुजारते हैं, काम के सिलसिले में जब जाते हैं। लेकिन जहाँ तक क्वारंटीन सेंटर की बात है तो उनको खाना मुफ्त मिल रहा है, अनेक तरह की सुविधाएं हैं, फिर भी भागने का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों के बारे में ये कहा जाता है कि वे किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और ये तो महामारी है, एक संकट है। क्या जो स्थानीय प्रशासन है या जो उनके ग्राम पंचायत है, इस तरह की जो लोकल बॉडीज है, क्या उनको समझा नहीं पा रही है? देखिए, मैं किसी प्रशासन या सरकार का बचाव नहीं करते हुए यह कहना चाहूँगा कि जो जितनी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं, उनको तत्काल सारी व्यवस्था देने में लोगों को कठिनाई हो रही है और उसी को लेकर काफ़ी केंद्रों पर लगातार हंगामे हो रहे हैं। प्रवासी काफ़ी मशक्कत और पैदल चलकर, साइकिल चलकर से या ट्रकों से या अन्य साधनों से लगातार आ रहे हैं और जो उन्होंने अपने वहाँ कष्ट झेले हैं, उनको लेकर भी वे मानसिक रूप से परेशान हैं, जिसके कारण यहाँ आने के बाद जब उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है, तो वे सुविधाओं को लेकर झुँझला रहे हैं और उलझ रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। कहा जाए तो जिस तरह का कष्ट उन्होंने झेला है, अपने राज्य में आने के बाद जब उन्हें पर्याप्त साधन नहीं मिल रहे हैं, सेंटरों पर अगर कुव्यवस्था मिल रही है, तो उनकी परेशानी दुगुनी हो जा रही है और इस कारण मानसिक रूप से वे अपने आप को ये परेशानी महसूस कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि जी, आप भी उत्तर प्रदेश बिहार से आते हैं मूलतः, और आपने वहाँ की व्यवस्था पहले देखी है, और चूँकि आप इस वक्त, सही होगा, जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे आप? जी हाँ, आप जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उस वक्त भी आपने बहुत कठिनाइयाँ झेली थी। क्वारंटीन सेंटर में रहना इससे ज़्यादा कठिन था जेपी आंदोलन के समय, जिस तरह की नहीं, देखिए, वो एक आंदोलन का एक माहौल था और वो था, उसके पीछे एक जज्बा था, एक दिमाग में एक भावना थी, एक हौसला था, हमारे मुद्दे थे, लोकतंत्र को बचाने का मामला था। तो वो उस समय एक मानसिक स्थिति अलग होती है। आप चाहे जेल में रखें, चाहे वो दिन भर पकड़ कर वो किसी मैदान में घेर कर रख देते थे, फिर शाम में छोड़ देते थे, इस तरह वो एक अलग माहौल था। लेकिन ये जो कोरोना है, इसमें सबसे पहले तो दिमाग में एक भय का माहौल रहता है कि क्या होगा, और मौत
तो देखिए हर किसी को डराती है। तो वो जो एक मौत का खौफ है, ये अच्छी बात है कि, और इस बात को लगातार अंडरलाइन भी किया जा रहा है कि भारत में मृत्यु की दर बहुत ही कम है। अगर पूरे देश के लगभग 3 है, 100 में 3 लोगों, और उसमें भी विभिन्न रोग से, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, अलग-अलग गंभीर अलग रोगों की अलग वजह से गंभीर भी। बीमारियों की वजह से हो रहा है। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ का रिकवरी रेट देखिए कितना अच्छा है, लगभग 40%। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जिसको कोरोना हो गया या हो जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। तो लेकिन चूंकि इतना पैनिक हो गया शुरू से लेकर कि लोगों में एक भय का माहौल रहता है। दूसरा, जब लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो इसलिए आ रहे हैं वहाँ से कि उनको अपने घर जाना है। अब बीच में ये 14 दिन या 21 दिन जो भी हो, ये जो क्वारंटाइन है, उसके लिए लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। ये उनका कंपल्सन है, ये उनकी मजबूरी है। रवि जी, मैंने जो वो आंदोलन की बात इसलिए उठाई क्योंकि बिहार ने बहुत सही राह दिखाया दुनिया वालों को। चंपारण के में भी जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो एक तरह से सहनशीलता की बात कर रहा हूँ मैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में सहनशीलता, मुझे जहाँ तक ज्ञात है और मैं महसूस करता हूँ, वो कठिनाई के दौर में सहनशीलता उनके अंदर है। लेकिन शायद कमल, क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है जब वो लौट रहे हैं? सिंपल बात है, ये साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में, सब में कहा गया है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो उसमें आप एनिमल को अभी थोड़ी देर के लिए दूर रखिए, लेकिन हम लोग यहाँ फोकस करें सोशल। तो सोशल, और सर जी ने कहा, रवि सर ने, कि जब आंदोलन करते हैं तो जज्बा रहता है। उसमें क्या होता है, आपका सबसे जरूरी बात है टारगेट, सामूहिकता होती हाँ, है। और एक टारगेट है कि हम लोग ये करेंगे तो ये मिलेगा। और क्या होता है कि जब लोग आंदोलन में जाते हैं, तो यू विल नो मोर देन मी, तो लगभग एक मानसिकता और एक एज ग्रुप, या तो वो लोग जो पास में जो खड़ा है, या तो उसके साथ एज मिलता है, नहीं तो मानसिकता मिलता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, या शायद ऐसा भी हो रहा है जो बगल में उसके साथ ना एज मिलती है ना मानसिकता मिलता है। तो वो लोग बातें करी भी तो क्या, जब जुलूस में जाते हैं तो बात उस दिन उस जुलूस की टारगेट के बारे में होती रहती है कि अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, खाना नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, ये करेंगे। इसमें ना एज मिल रहा है, ना बातें करने के लिए वो फोकस पॉइंट नहीं मैच हो रहा है। तो इसीलिए, और क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल है, सोशल है, तो हम लोगों को बातें करने के लिए साथी चाहिए जिनके साथ वेवलेंथ मिले। जी हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो बाहर से लोग लौट रहे हैं, चाहे असम में हो या पूर्वोत्तर राज्य में हो या यूपी बिहार में जो प्रवासी लौट रहे हैं, जब उन्हें क्वारंटीन किया जाता है तो क्या उनके लिए ये काउंसलिंग, एक काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं होता है? बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही शायद फ्रूटफुल भी है अगर किया जाए। लेकिन देखिए, ये मामला इस बार पहली बार हो रहा है, और अभी भी ये लैंग्वेज सिचुएशन है, फ्लूइड सिचुएशन, किस तरफ जाएगा, किस तरफ इसका रुझान होगा, नोबडी नोज। तो पहली अटैक में ये करना वो करना क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनीबडी। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो हमारे सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार जो भी दे रहे हैं ना, इट इज़ एडमिरेबल, क्योंकि पहली अटैक में इतना रिस्पॉन्स, इतना प्रिपेयर्डनेस, इट इज़ क्वाइट एस्टोनिशिंग एंड क्वाइट एडमिरेबल। तो शायद नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हो तो और भी हमारे पास वेपन्स होंगे, और भी हमारे पास सोच होंगे, और भी हमारे पास डाटा होगा। क्योंकि अभी जो फिलॉसफी के लोग हैं और जो साइकोलॉजी के लोग, वो लोग बोलते हैं कि रणनीति, स्कीम्स डाटा के आधार पर बनाई जाती है। जी हाँ, इसमें बिल्कुल। तो कोई डाटा ही नहीं है ना। जी बिल्कुल, नहीं, डाटा और नहीं है। कमल जी, आप ने अभी जब वुहान में कोरोना हुआ था तो हम सारे लोग बहुत सीरियस नहीं थे, नहीं लिए थे कि ये शायद भारत में नहीं आएगा। वो चीन में लोग चमगादड़ खाते हैं इसलिए हो रहा था, बीच में हिमालय बीच में हिमालय है, ये समुद्र या दूसरे यूरोप के रास्ते से यहाँ पर पहुँच गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें एकदम नई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, और सिम्टम इसीलिए के बारे नई में। पॉलिसीज बन रहे हैं। लेकिन फिर भी, जस्ट मिनट, फिर भी आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि हमारे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जितना भी कर रही है ना, इट इज एडमिरेबल। पहली अटैक में कोई ये नया शत्रु है, नया शत्रु है और अनदेखा शत्रु है, कोई डाटा नहीं है, तो इस पर पीएचडी करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, लेकिन तैयारियों को पुख्ता कर सकते हैं। 55 दिन बीत चुके हैं। राकेश, कमल चक्रवर्ती डॉक्टर जीएमसीएच के हैं, मैंने उनसे सवाल किया था
कि जो लोग क्वारंटीन सेंटर में लौट रहे हैं उनको तकलीफ़ें तो होगी क्वारंटीन सेंटर में, क्योंकि लोग अकेला पड़ जाते हैं, बात करने के लिए कोई नहीं होता है, बहुत सी बाधाएं भी होती है, बिल्कुल अपने आप को समेट लेना पड़ता है। क्या बिहार में जब क्वारंटीन सेंटर में लोग जाते हैं, बिहार में क्या ऐसी कोई व्यवस्था की गई कि थोड़ी सी काउंसलिंग की व्यवस्था हो जो क्वारंटीन में जा रहे हैं? बिहार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों को क्वारंटीन सेंटर घोषित किया हुआ है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है कि तमाम विद्यालयों में जो शारीरिक शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं वो योग, संगीत और अन्य शारीरिक गतिविधियों का संचालन केंद्रों पर करेंगे। लेकिन ऐसे केंद्र काफ़ी कम हैं क्योंकि शारीरिक शिक्षक सभी क्वारंटाइन सेंटर पर मौजूद नहीं हैं। तो स्वाभाविक है कि काउंसलिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है और काउंसलिंग आवश्यक भी है। जो भी प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति उनको क्वारंटाइन सेंटर पे तैयार करने के लिए और उस वहाँ माहौल में ढलने के लिए उनको जो काउंसलिंग या सहायता की ज़रूरत है वह निश्चित रूप से वांछनीय है और यहाँ पे उतनी संख्या में उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे भी समस्याएं सभी केंद्रों पर दिखने लगी है। और एक चीज़ देखा गया है कि ऐसे क्वारंटाइन सेंटरों पर शुरुआती दिनों में ज़्यादा परेशानी आ रही है और ज्यों-ज्यों प्रवासी केंद्रों पर अपने और सहयोगियों के साथ घुल मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनकी समस्याएं दूर हो रही है और हंगामे के मामले भी बाद के दिनों में शुरुआती दिनों की अपेक्षा कम दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो है क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि अभी तक पूर्वोत्तर राज्य खासकर असम में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है अब तक वो काबिल तारीफ है। बहुत अंकुश लगा के रखा है कोरोना के मामलों को, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। लेकिन जब पूर्वोत्तर भारत, सबको मालूम है कि मणिपुर, नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों से नर्सिंग के पेशे में पूरे देश में नर्सें जो है अपनी सेवाएं दे रही है। लेकिन कोलकाता से जो तस्वीर सामने आई बहुत ही भयानक थी, क्योंकि वहाँ ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे मणिपुर के कई नर्स वापस आ चुकी है। हालांकि अभी भी वहाँ पे 1000 से अधिक नर्स अपनी सेवा दे रही है। उनकी जो मूल शिकायत थी वो ये थी कि उन्हें जो मेडिकल इक्विपमेंट कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने जाने से पहले या अपनी सुरक्षा के लिए ली जानी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और इसीलिए उनको काफ़ी तकलीफ है। और नस्लीय भेदभाव की परेशानी तो पहले से ही रही है। मणिपुर के एक सीनियर नर्स ने क्या कहा था, आपको सुना लेते हैं। तो हम आपको सुनाएंगे। मणिपुर की जो कोलकाता में कार्यरत है, मणिपुर की एक सीनियर नर्स, उन्होंने किस वजह से नर्स वहाँ पे नौकरियाँ छोड़ रही है और किस तरह का बर्ताव उनके साथ हो रहा है, हम वो दिखाएंगे आपको। लेकिन हालांकि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई आना चाहता है तो आए, हम अपने लोगों को वापस तो लेंगे ही। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना में संज्ञान लिया है, इस पर चर्चा करेंगे हम। रवि जी, पूर्वोत्तर भारत के जो नर्सें हैं वो पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन इस संकट काल में भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब हम पूर्वोत्तर भारत की स्थितियां को तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर भारत के अन्य प्रांतों की बात करें, जो नर्सों को वो आज तक आदर्श समझ रहे थे, आज वो एक अलग, मैं साफ कहना पड़ रहा है कि उन्हें लगता है कि इन्हीं की वजह से ये संकट आ गया, क्योंकि चेहरा जो है मंगोलियन चेहरा है, ये बड़ी समस्या बनी हुई है। एक बार सुना लेते हैं आपको कि सीनियर नर्स जो है कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है, प्रतिष्ठित, उन्होंने क्या कहा था। My name is Samita and I have been working as an assistant nursing superintendent in one of the reputed hospital in Kolkata. As we all know that now there is a burning situation regarding the Manipuri nurses, flying back to their hometown, leaving the job in Kolkata. So let me put the reason into two reasons. One is the clinical, another one is the non-clinical. Clinical reason is the improper provision of the this PPE or as inadequate provision
And next is the quarantine protocol. Nurse taking a COVID patient and the nurse who is not taking a COVID patient are kept in the same hostel, sharing the same kitchen, sharing the same washroom. And another one is a quarantine protocol. The nurse who had taken the COVID patient, how far they are being kept in the quarantine, are they really kept in the quarantine or not? Now a nurse who is taking a COVID patient, once they get a positive, who is going to take a treatment, who is going to take the responsibilities of their treatment? Is it a hospital? Once they are diagnosed with positive, why they are being sent to the government hospital, why they are not treating in the same hospital where the other COVID patients are also there? So this is the burning issues. And then is there any proper screening of all the staff in the in-house properly or not? How far the management is being taken care of this? And another is a shifting duty. When you do the 12 hours duty, how many ops you are supposed to get it? So now coming into the non-clinical, the burning crisis is social discriminations. People are not allowed to buy foods from the grocery shop. They are being called as a corona, they are being called as a chinky eyes, they have spitting of the pan on their face, and then shortage of food, holding of the salaries, and then insecurity feelings are combining with all these things. A panic situation is being created. So things are not baseless. Everybody has gone, have some solid reason behind. They all are adult, they all are able to decide their own feelings. So I think that the Manipuri nurses who left their job, or else who left their workplace, who had gone to Manipur, have some solid reason behind, and these are the common problems which they are facing. So as being in the management, we all should take care of our nurses, because they are the frontline warriors, and at this time this is a high time that we should really take care, and we should really think something so that we can prevent the nurses going back. But one thing I would like to tell you, even though the 300 nurses, whatever the many news is being said, there are more than 1,200 nurses in Kolkata working still, and out of that, even though with 300 left, also there are more than 800 warriors are still there, not leaving their job, but they are really in the front line, fighting for this. तो आप सुन रहे थे कोलकाता के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल की ये सीनियर नर्स है, किस तरह की बातें कही, किस तरह से उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस पर भी करेंगे कि 1 जून से जो रेलवे सेवा, फिर रेलवे भारी संख्या में ट्रेनों को चलाने जा रही है, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक नर्स अपनी आप बीती बता रही थी। वो सिर्फ उनकी आप बीती नहीं थी, पूरे पूर्वोत्तर भारत के नर्सों के साथ किस तरह का इस वक्त व्यवहार किया जा रहा है, वाकई चिंतनीय है। और इस पर मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने क्या कहा था एक बार सुना लेते हैं, उसके बाद हम इस गंभीर विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। There is no such kind of advisory from the state government. We are not asking anybody to come, might be nurses, doctor. We feel proud of them when they are working in Calcutta, when they are working in Delhi, when they are working in Chennai, when they are working in Maharashtra, serving the patients, serving the peoples. And we, state government, has already declared that we will compensate and we will reward them when they go for the treatment of the COVID-19 infected patients, and the state government is totally and fully behind them, and there is no such advisory calling back them to the state. There is no such advisory, but if the persons, if the nurses, if the doctors doesn't feel comfortable in their service company, in their center, in the hospital where they are working, that is up to them. But I cannot also force them to stay there. See, it is their choice. If they are not comfort, if they have been victimized, they have been discriminated, then
we cannot force them to stay away. That's the reason. That might be the reason why they are coming. डॉक्टर कमल चक्रवर्ती, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के बयान से एक बात तो साफ हो गया है कि उनके राज्य से जो नर्सें भारत के विभिन्न प्रांतों में अपनी सेवाएं दे रही है उसको लेके वे प्राउड फील करते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो वो आने के लिए स्वतंत्र है। कोरोना वायरस के प्रति सम्मान हमेशा रहेगा। हम एक वैश्विक संकट से गुजर रहे हैं और हालात ठीक नहीं है, खासकर इन दिनों जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में फ्रंट लाइन के जो सिपाही है उसमें आप डॉक्टर, नर्स और मेडिकल टीम, पैरामेडिकल की टीम, इवन मेडिकल किसी अस्पताल का जो चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक बड़ा डॉक्टर। अगर इस तरह से व्यवहार किया जाता है, अगर फ्रंट लाइन के सिपाहियों का हौसला अफजाई करने के वजह उनकी आलोचना की जाती है और उनका मनोबल तोड़ा जाता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूरे भारत के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे? डेफिनेटली आप लड़ रहे हैं, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका सामने जो प्रतिद्वंदी है उसका सेना बढ़ रहा है और आप अपने सेना कम कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे तो पता नहीं। है तो आपका आर्ट ऑफ वॉर में तो ये दिया नहीं है कि आप अपनी माने सेना घटा लो और सामने वाले की सेना को बढ़ने दो। अब अगर ये हुआ है तो ये निंदाजनक है, और पर लॉजिस्टिकली स्पीकिंग एक नर्स ने बोला है, अब हो या ना हो ये हमको पता नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो बहुत से नर्सों का है बयान दिया। ये जो आप स्क्रीन में जो नर्स खड़ी देख रही है हमारे साइड स्क्रीन में, उन्होंने बिल्कुल कई नर्सों ने बताया तो अगर है तो बिल्कुल है ऐसा। तो हम बहुत ही निंदाजनक है। जी हाँ, और हम लोगों को तो और चाहिए, और अगर ये लड़ाई और चला तो हम लोगों को तो वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत होगा। जी हाँ, माने ऐसा है कि जो है शायद ऊपर वाला ना करे कि वो भी शायद कम पड़ जाए एक दिन, तो हम लोगों को शायद और वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़े। तो अगर हम लोग उस दौरान हमारे अपनी सेना कम कर रहे हैं तो, और लेकिन बात यह है कि एक बात एक दूसरे राज्य की है। आई एम नॉट पॉलिटिकली एंड सोशली क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दैट, तो पर मैं होता तो मैं ये अपनी सेना कम होने नहीं देता। नहीं, और एक्चुअली देखिए ये कुछ अस्पताल प्रबंधनों की मानसिकता की भी बात है। मैं इसे जनरलाइज नहीं करूंगा कि सारे अस्पताल का मैनेजमेंट इस तरह का होगा, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ये इस तरह की खबर गुड़गांव से भी आई थी कि जो नर्स जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जब उसको कोरोना पॉजिटिव मिला तो उसको सरकारी अस्पताल में भेज दिया। यहाँ भी ऐसे ही कोलकाता की जो नर्सें हैं उनके साथ भी वैसे ही किया गया। तो ये सरासर गलत है। जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल का स्टाफ उनके मरीजों की सेवा कर रहा है, जब वो बीमार पड़ता है तो आप उसे सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये ऐसी ये एथिक के खिलाफ है। लेकिन चूंकि कुछ अस्पताल प्रबंधन हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह का बिहेव किया, और मुझे लगता है कि मणिपुर और ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में नर्सिंग सर्विस में जितनी सारी लड़कियां हैं और जो काम कर रही हैं देश के, पहले मैं बचपन के दिनों में देखता था आमतौर से केरल की नर्सें रहा करती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट की नर्स आपको पूरे देश में दिख जाएंगी। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो वो फ्रंट पर है, वो सबसे ज़्यादा मरीज के टच में आती है। तो उसमें जीवन रक्षी जो उपकरण है, जो पीपीई किट्स है और भी जो दूसरे उपकरण हैं, ये तो मुहैया कराना ही होगा, क्योंकि यह उसकी जान जा सकती है, इस पर वो संक्रमित हो सकती है। जी, और एक बात मैं इसमें क्या बोलना चाहूँगा कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पे बीच पे एक लकड़ी से आग लगा दिया जाए तो अगर हम दूर से यहाँ 2 दिन भी बैठे रहेंगे ना तो हम लोग को सिर्फ ताप मिलेगा, जलेगा नहीं। और 2 मिनट भी अगर आग में हाथ रख देंगे ना तो हालत खराब। तो जो लोग निंदा कर रहे हैं, जो लोग इंसल्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, पीपीई जो किट आप लोग देख रहे हैं टीवी में, पहन के एक बार 3 घंटा देखिए कैसा लगता है। उसके बाद कितना जिगरा है सबको मालूम पड़ जाएगा। और नर्सेज, डॉक्टर्स, ग्रेड 4 आपने बोला, बहुत ज़रूरी बात है, ग्रेड 4 वार्ड बॉयज, क्लीनर्स, ये पहन के 3-4 घंटा काम कर रहे हैं। 3 घंटा छोड़िए, आधा घंटा पहन के दिखाइए अपने घर में, जिगरा निकल जाएगा किसका कितना है। कई जगहों पर तो 7-7, 8-8 घंटे लोगों को काम करना पड़ रहा है उस स्थिति में।
जी हाँ, और बिल्कुल। बहुत मुश्किल का दौर है। और राकेश कुमार, आप व्यस्त हैं, मैं समझ रहा हूँ। राकेश कुमार, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने देखा कि कलकत्ता में जिस तरह से पूर्वोत्तर की नर्सों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, बहुत चिंतनीय है। बिहार में भी सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की तो कमी है ही। अभी जो कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, वहाँ की स्थिति कैसी है? प्रत्येक तकनीकी गड़बड़ी के चलते हम राकेश कुमार से जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर देखिए जो स्थिति है, जो अस्पतालों की स्थिति है, एक तो ये है कि ये भाग मनाइए कि असम ने पिछले कई वर्षों के दौरान अपनी मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत हद तक अपग्रेड किया है। वो कोरोना के लिए नहीं, इन जनरल स्थिति में उसको कर लिया है। बिहार वगैरह में स्वास्थ्य सेवाओं का पहले से ही बुरा हाल रहा है जी। और अब इसमें, अब जैसे स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, आप देख लीजिए स्कूलों में क्या हालत है। वहाँ पर ना टॉयलेट की व्यवस्था है, टॉयलेट भी है तो टूटा फूटा है। उस कॉमन टॉयलेट में अगर 300 लोग एक साथ जाएंगे तो जिसको नहीं भी है वो संक्रमित हो जाएगा। इसीलिए कई जगहों पर बिहार में तो ये किया जा रहा है कि वो स्क्रीनिंग हो गई, देख लिया कि सिम्टम नहीं है, एड्रेस, फ़ोन वगैरह नंबर ले लिया और उनको घर जाने दे रहा, होम क्वारंटाइन दिया जा रहा। लेकिन जिनके लक्षण है, तो मुझे लगता है कि और जिस तरह से लोगों का आना लगातार जारी है, बहुत सारे लोग बिहार में, और ये सब तो चारों तरफ से वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए तो अच्छी बात क्या है कि रास्ता एक ही है, श्री रामपुर होकर ही इधर असम में प्रवेश करना है, तो वहाँ पर जांच निगरानी रखना आसान है। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, ये सारे लोगों में चारों तरफ से ज़मीनी रास्ता है, उसमें आना जाना बहुत आसान है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए यही संकट था। लोग नीतीश कुमार को जो गाली दे रहे थे, नीतीश कुमार इसीलिए बोल रहे थे कि जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है और इतने सारी संख्या में लोग अगर आ जाएंगे तो इस महामारी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। असम में इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद, आपके बाइट में मैंने देखा हेल्थ मिनिस्टर के चेहरे पर वो जो एक परेशानी, एक आशंका की रूपरेखा कि एक साथ 3, 4, 7, 8 ट्रेन आएगी, इतने सारे लोग आएंगे, उनको स्क्रीनिंग करना, उनको क्वारंटाइन करना। और डॉक्टर कमल सही बोल रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो ये सिर्फ डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ ही नहीं, अब वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी। सरकार को अपील करनी होगी कि आप अब क्वारंटाइन सेंटर की देखभाल के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप आइए और चीज़ों को संभालिए, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। और लेकिन मैं हमेशा निगेटिव के बजाय मैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखता हूँ कि सबसे खास बात है कि मृत्यु दर बेहद कम है और लोग ठीक होने की जो दर है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। बावजूद इसके मैं आंदोलन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि असम को आंदोलन का बहुत लंबा अनुभव रहा है। वो डेडिकेशन, रात दिन जग कर अपनी चीज़ों की मांग में लगे रहना। आज असम को बचाने के लिए इस तरह के आंदोलन की ज़रूरत है कि जो कोरोना से के जो क्वारंटाइन लोग हैं, क्वारंटाइन सेंटर पर हैं, आसपास विजिलेंस बहुत ही ज़रूरी है वैसे लोगों पर जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। हर गांव के लोगों को टीम बनाकर चीज़ों को देखना होगा, पहरा देना होगा, निगरानी करनी होगी। जिस तरह से असम के लोगों ने शुरुआती दौर में बैरिकेड लगाया था अपने गांव में आने वाले लोगों को, अब तो लोग आ रहे हैं आपके गांव में प्रवेश कर रहे हैं। तो वहाँ पर नज़र, शहरी इलाकों में, गुवाहाटी जैसे शहर में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन नया है कौन पुराना है। लेकिन अगर हमारे कैंपस में कोई घूम रहा तो मैं उसको पहचान पाता हूँ। जी बिल्कुल, से हमको मदद सबको अभी करनी मतलब अपने अपने स्तर से सतर्क रहना होगा। राकेश कुमार जुड़े हुए हमारे साथ, संपर्क कट गई थी। राकेश, आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। बिहार में जैसा कि रवि जी कह रहे हैं कि बिहार में आधारभूत ढांचे की कमी है, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में क्या कहेंगे आप, किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी सरकार को? संक्षेप में बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सभी पैनलिस्टों ने कहा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ
संसाधन काफ़ी कम हैं और राज्य सरकार ने भी निजी चिकित्सकों और आईएमए से अपील की थी कि वे जो लोग अपने वॉलंटियर सर्विसेज प्रदान करना चाहते हैं वे सरकार के साथ आकर खड़े हों और यह तो सर्वविदित तथ्य है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यही कारण है कि इस महामारी के दौर में सरकार जितनी ताकत झोंकनी चाहिए वो झोंकने के बावजूद बीमारी को नियंत्रित करने में लगातार संघर्षरत है और नीतीश कुमार जी ने प्रत्येक दिन 10,000 जांच करने की बात कही थी, लेकिन मात्र यहाँ 6 सेंटर कार्यरत हैं और पूरी ताकत के बावजूद यहाँ प्रत्येक दिन 2,500 से 3,000 तक की जांच हो रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इस भीषण संकट के दौर में सभी जो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे निजी क्षेत्रों के लोग हैं, उन्हें भी इस क्षेत्र कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर सरकार के साथ खड़े होना पड़ेगा और समाज को उनको मदद करनी होगी, तभी हम लोग इस संकट से उबर पाएंगे। जी राकेश कुमार, इन बातों के लिए और ये सुझाव जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त ईटानगर से इंदु चुकू जुड़ चुकी है। रिंदु, वहाँ पे मौसम खराब है और खराब स्थिति तो पूर्वोत्तर में भी हो रही है कोरोना वायरस को लेकर। बहुत से लोग आपके राज्य में लौट रहे हैं और मैं हर दिन जो सवाल करता हूँ वही करूँगा। कोरोना सेंटर, जो क्वारंटीन सेंटर जो है, क्या उसको बेहतर किया जा रहा है या बढ़ाने की योजना है या कुछ सेंटर की संख्या बढ़ी है? अभी तक तो जैसे पहले भी मैंने कहा, रिपोर्टिंग हम लोग करके आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल के बात अगर कहेंगे तो जो क्वारंटाइन सेंटर है वो मैंडेटरी किया गया, जैसे कि अन्य जो राज्य में क्वारंटाइन सेंटर लिमिटेड होने के कारण नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जितने जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है, ऑफिशियल्स है, उन लोगों का भी ये कहना है कि क्योंकि रिस्क किसी भी तरह से हम अपने स्टेट में, क्योंकि अभी ग्रीन जोन में है, तो किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए क्वारंटीन सेंटर मैंडेटरी बनाया गया। और मैं ये भी बता दूं कि क्योंकि गवर्नमेंट के जो क्वारंटीन सेंटर हमेशा फैसिलिटी में कुछ ना कहीं तो कमी होती ही है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वैसे ही स्टेट क्वारंटीन सेंटर लेखी में, जैसे लास्ट टाइम हमने संडे में भी रिपोर्ट बनाया, तो एज़ पर द रिपोर्ट अभी तक ऐसा कुछ हमें फ्रेश रिपोर्ट नहीं आया कि अभी स्थिति ठीक है और जो क्वारंटीन सेंटर है वो रिज्यूम किया बोल के, ऐसे कुछ हमें खबर नहीं आया है। तो हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने जो एश्योरेंस है, जो एश्योरेंस किया उसी की हिसाब से जल्दी ही स्टेट क्वारंटीन सेंटर, जो गवर्नमेंट का कहना है 590 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, उनका जल्दी हो सके। लेकिन इस विषय पे भी इसके जो इंचार्ज है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारा स्टेट का, उन्होंने भी ये कहा कि अभी तक तो करेंटली 200 लोगों का, जी बिल्कुल 200 लोगों का ही एकोमोडेट कर पाएंगे, ऐसा कहना है। तो लेकिन वही है कि क्वारंटीन सेंटर जितने जो डेजिग्नेटेड और पेड क्वारंटीन सेंटर, पेड क्वारंटीन फैसिलिटी है, वो कंपलसरी बनाया गया है। जय हिंदू, 1 जून से रेलवे जो है बहुत सारी ट्रेन चला रही है। 1 जून से फिर असम सहित आपके राज्य में भी बहुत सारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके राज्य में अब तक क्वारंटीन सेंटरों की संख्या बहुत सीमित है और आप जैसा बोल रही है, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जगह की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी है शायद, या सरकार की सदिक्षा की कमी है, क्या कहेंगे आप संक्षेप में? जी बिल्कुल, जैसे कि क्योंकि जब 14 में बात हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट का ये बात था कि नॉर्थ ईस्ट के जितने जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पूर्वोत्तर राज्य के अंदर जितने जो लोग हैं अरुणाचल को छोड़ के, तो उन लोगों का प्रावधान किया गया था 14 मई तक। लेकिन फिर भी MHA के गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, 14 से पहले ही आ रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे कोई गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसे आफ्टर 14 ही करेंगे। फिर भी बच्चे आने लगे,
फिर भी इसमें गवर्नमेंट का यही कहना था कि जितने हो सके नहीं आना है स्टेज में, क्योंकि कमी दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत तादाद से जब बच्चे आएंगे, क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं हैं हमारे स्टूडेंट, हमारा सिर्फ बच्चे नहीं है जो बाहर में पढ़ाई करते, बहुत सारे लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश से बाहर काम करते हैं, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और बहुत सारे अन्य चीज़ में, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे अभी भी स्ट्रैंडेड है। स्पेशली ये साउथ इंडिया तरफ में जो वेलोर है वो सब में, दिल्ली में बहुत अभी लोग फंसे हुए हैं, बीमारी लोग, तो ऐसे कई तादाद में लोग हैं। तो ऐसे होने से स्टेट का जो असेसमेंट है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ये किया कि ये पॉइंट रखा कि क्वारंटीन सेंटर को मैंडेटरी किया, लेकिन अगर बहुत तादाद से लोग आएंगे तो ये नहीं हो पाएगा ग्राउंड में, इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग के जरिए 3 दिन या 4 दिन, 3 दिन के बाद स्वैब को लिया जाता है एज पर द SOP। उसके बाद जब कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं लोगों में, तब 5 दिन के बाद ही उनको कंपलसरी जो होम क्वारंटीन है उसमें भेजा जाता है। कुल मिला के इंदु, ये लेकिन स्थिति उसमें भी यह है बहुत कि सारे अरुणाचल risk प्रदेश factor है, इसलिए सरकार government अभी भी जी। बाहर से जो लौटने वाले हैं लोग, उनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था जितनी करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाई है। शायद अब रेलवे विभाग ने जब ये घोषणा कर दिया है कि हम अब ट्रेनें चलाएंगे नॉन AC, तो भारी संख्या में लोग लौटेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी बहुत जल्द इसके लिए तैयारी करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार बिहार से बोल रहे थे कि वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कमल चक्रवर्ती, आप लोग तो शायद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी MBBS के लगा रहे हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन स्थिति जिस तरह से बन रही है, जैसे एक युद्ध के समय में जनरल पब्लिक को भी बहुत जल्द तैयार किया जाता है ट्रेनिंग करके एक सैनिक के तौर पर, तो अलग अलग क्षेत्र में जैसे क्वारंटीन सेंटर में निगरानी के लिए हो, या क्वारंटीन सेंटर में मनोबल बढ़ाने के लिए हो, क्वारंटीन सेंटर में रहने वालों की देखभाल के लिए हो, बहुत सी व्यवस्थाएं की जा सकती है। क्या कहेंगे? वॉलंटियर्स अलग अलग प्रकार से सहयोग कर सकता है। पहला तो है हमें अपने आप को ठीक करना है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू इट। हम लोग बात करते करते मास्क लगा लेते हैं, बात करते करते मास्क नाक से सड़क जाता है। हम लोग को ये यूज्ड टू नहीं है। अब देखेंगे लोग बात करते करते नाक से निकल आएगा। तो पहला तो हमें अपने आप को पहले ठीक रखना है जी। कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फिर हम लोग ये सब करके नियम करा, पर्सनल हाइजीन, फिर सोशल हाइजीन। आपको स्पिट करने का मन कर रहा है, आप जहाँ तहाँ स्पिट कर देंगे, थूक देंगे, दैट इज आपने पर्सनल हाइजीन ठीक किया कि आपने गंदा स्पिट अपने मुंह में नहीं रखा, लेकिन पूरे दुनिया को बर्बाद कर दिया। तो पहला तो है पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल मेकअप, वो ठीक करना है। अब पहले जब आप अपने आप को ठीक करोगे, उसके बाद आएगा कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। आपने पहले अपने आप को ठीक कर लिया, 50% काम हो गया। अभी आपको क्या करना है कि समाज के लिए क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग वी ऑल हैव टू डू इज कि हमें देखना है कि हमारे बगल वाला कैसा है। हम यहाँ पे बैठ के लखीमपुर में क्या हो रहा है, धुबरी में क्या हो रहा है, ये गुवाहाटी का आदमी नहीं सोच सकता। अभी सोचना है कि मेरा बगल वाला ठीक है कि नहीं। अगर बगल वाला ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि सिम्टम्स क्या है और हैबिट्स क्या क्या है खराब, वो सब अगर हम लोग ठीक करेंगे और एक आदमी दो बगल वाले को ठीक करो, बहुत ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें एकदम नया बात है, ये नया लड़ाई है, नई लड़ाई है। तो इसमें आप यू ऑफर योर सर्विसेज कि हम है, गवर्नमेंट विल ट्रेन यू अप फॉर उसी काम के लिए जिसके लिए आप फिट हो और जहाँ पे ज़्यादा नेसेसिटी है। ठीक है, लड़ने के लिए असली लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी सेना है हमारे पास, लेकिन जो एंसिलियरी काम है उन सब के लिए तो सबकी मदद ले जा सकती है और सब अपने आप को ऑफर कर सकते हैं। ऐसा दिन अभी नहीं आया है, लेकिन बी मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन पहले आप लोग मानसिक रूप से अभी आप लोग वो कीजिए कि अपने आप को ठीक कीजिए, उसके बाद दो लोगों को। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मुद्दा में हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि डर के आगे जीत है। डर से निकलना होगा, और जब आप सेवा की भावना अपने अंदर लाएंगे तो निश्चित तौर पर आप एक कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं, और आने वाले दिनों में एक प्रत्येक इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ेगी। रवि जी, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। वॉलंटियर्स की जहाँ तक बात है, तो जैसा डॉक्टर चक्रवर्ती कह रहे हैं, जो जहाँ पे फिट बैठता है उसको उस तरह से ट्रेन करना होगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद को आप तैयार कीजिए। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल एकदम सही है कि हम पहले
जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं और जो सलाह दी जा रही है, सबसे पहले हम उसको फॉलो करें। उसके बाद अगर स्थिति भयावह होती है तो हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों सिर्फ लोगों को बचाने का ठेका क्या सिर्फ मेडिकल टीम ने ही ले लिया है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता है? ठीक है, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम वो काम नहीं कर सकते, हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्वारंटाइन सेंटर के बाहर या अंदर जाकर हमारी जो भूमिका हो सकती है, हमारा जो काम हो सकता है, वो काम तो हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज की स्थिति में हम सारे लोगों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि अगर देश को बचाना है, समाज को और अपने परिवार को बचाना है, अगर सारी व्यवस्था अगर पुलिस ही कर दे, डॉक्टर ही कर दे, और हम अगर अपने बंद घरों में चाहें कि सब कुछ मेरे लिए हो जाए, तो वो स्थिति नहीं है। क्योंकि आपका कोई अपना ही है जो क्वारंटाइन सेंटर में है, आपका कोई अपना ही है जो घर लौटना चाह रहा है। आप तो चाहते हैं कि आपका वो अपना आपके घर लौटे, तो वह जो लौटेंगे, इतने सारे लोगों के अपने लोग जब घर लौटेंगे, तो उसके लिए जो व्यवस्था बन रही है, जो व्यवस्था बनाई जाने वाली है, उसमें भी हमारा और आपका सहयोग होना चाहिए। अगर हम अपने को अपना मानते हैं और उसे चाहते हैं, तो हमें इसमें भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा सर के साथ, लोग पूछते हैं हम लोग को ये कितना सीरियस है। अब देखिए, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका मॉर्टेलिटी माने मारने की क्षमता इससे ज़्यादा और कई वायरस है, लेकिन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत इजी है, माने ये बहुत इजीली स्प्रेड होता है। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई बीमारी है कि उन लोगों का वेक्टर है कि अब ये मच्छर को मार दो खत्म, अब ये कॉकरोच को मार दो खत्म। इसका बहुत सारा मोड है। और प्रॉब्लम कहाँ होता है कि एक आदमी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जब स्प्रेड करेगा, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, कोई कीमोथेरेपी ले रहा है, कोई डायबिटीज़ है, तो उसके लिए ज़्यादा सीवियर होगा। क्योंकि और लास्ट में, अगर ये लास्ट है तो ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि रवि सर ने बोला कि इसकी घातक क्षमता 2.5 to 3% है जी, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए 100% है। इसलिए उनको बचाने के लिए गाइडलाइन फॉलो करिए। जी हाँ, 3%, लेकिन जिसका है ना उसके लिए वो 100% है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक तरह से चेतावनी है उन लोगों के लिए जो आज भी कोरोना वायरस को लेकर बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को जागरूक करें, विशेषज्ञों की सहायता लें और आप तक उन बातों को पहुंचाएं जिससे आप अनभिज्ञ हैं। और जो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, सामने भी आया था ये, कोई क्वारंटीन सेंटर से बाहर आया, निगेटिव आया, लेकिन उसको समाज ग्रहण नहीं कर रहा, इस तरह की बातें भी आ रही है। तो ये इस लड़ाई के लिए हम सबको एक साथ मिलकर इस लड़ाई के लिए तैयार होना है। आगे ये लड़ाई लंबी चलेगी और लंबी ऐसे चलेगी कि आप जो बाहर से लोग लौट रहे हैं उनकी निगरानी आपको करनी है, आपके क्षेत्र में है, डॉक्टर और सरकार तो करेगी। कुल मिला के स्थिति यह है कि डर के आगे जीत है और इस डर से जितना होगा, और डर से जितना ही नहीं होगा, उस अदृश्य शक्ति के साथ आपको लगातार लड़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो ये लड़ाई जारी रखनी होगी बिल्कुल जागरूकता के साथ। मुद्दा में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।